नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम कक्षा 12 का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है, कितनी प्रकार की होती है, इसके मात्रक विमा की यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसकी डायरेक्शन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ में आप देखेंगे अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे गतिशीलता। इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम छोटे छोटे 4-5 टॉपिक देखने वाले हैं और सारे ही अच्छे टॉपिक हैं। और विद्युत धारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेसिक समझने के लिए इस वीडियो को समझना देखना आवश्यक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखिए, आपने छोटी क्लास कक्षा 10 में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर होती है। तो किसी चालक की सतह से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक से आवेश प्रवाह की जो दर होगी उसी को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो डेफिनेशन में आपके सामने रख रहा हूं, क्या है परिभाषा देखिए। किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। क्लियर। अब जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में कोई चालक है, ओके, और इस चालक के ऊपर हमने कोई विभवांतर लगाया है। इसका ये सिरा है A, ये वाला सिरा है B, ठीक है। तो इस चालक के अंदर से आवेश गति करेंगे। क्या गति करने वाले हैं? आवेश गति करने वाले हैं। हमने यहां पर इसका एक फलक ले लिया, ये वाला इसका एक फलक हमने यहां पर ले लिया है। और इस फलक से, ये जो मैंने फलक लिया है एक वर्ताकार फलक है यहां पर इस तरीके से, तो इस फलक से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला जो आवेश होता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि भाई डेल्टा टी समय में, समय हमने कितना ले लिया? डेल्टा टी। और डेल्टा टी समय में इस पृष्ठ से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है। समय हमने लिया डेल्टा टी और इस डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश इसमें से प्रवाहित हो रहा है, गुजर रहा है। तब विद्युत धारा क्या होगी? देखिए, विद्युत धारा की डेफिनेशन भी यही है। विद्युत धारा जिसको हम I से पुट करते हैं, आवेश बट्टे में समय होता है, आवेश बट्टे में समय। तो देखिए, इस विद्युत धारा को हम औसत विद्युत धारा कहते हैं। मैंने I एवरेज लिखा है और जो आवेश प्रवाहित हुआ है यहां से वो है डेल्टा क्यू, समय जो लगा है वो है डेल्टा टी। तो औसत विद्युत धारा का ये आ गया हमारे पास में सूत्र। अब देखिए, यदि हम इस समय को अति अल्प ले लें, बहुत छोटा ले लें, तो समय जब आप अति अल्प ले लेते हैं तो उस कंडीशन में अति अल्प समय में किसी क्षण विशेष पर बहने वाली जो धारा होती है उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा। तो देखिए, यदि डेल्टा टी क्या हो? बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अति अल्प हो। मैंने यहां पर लिख दिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि समय बहुत छोटा है, जीरो की ओर अग्रसर है बट जीरो नहीं है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट मीन समय है वो बहुत छोटा है, जीरो के नजदीक है बट जीरो नहीं है।
अब 0 नहीं है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी बहुत छोटा है और ये 0 की ओर अग्रसर है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इसको पुट किया जा सकता है और इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर बहने वाली धारा तात्क्षणिक धारा कहलाती है। क्लियर? तो यहां तक तो जो धारा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, धारा से संबंधित ही कुछ तथ्य और यहां पर देखेंगे हम। देखिए क्या है हमारे पास में, जो विद्युत धारा होती है एक मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि मूल भौतिक राशि 7 होती है। मूल भौतिक राशि कितनी होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता और ताप, ये 7 मूल भौतिक राशियां होती है। उनमें से एक विद्युत धारा भी है। ठीक है, देखिए जो सातों ही मूल भौतिक राशि है वो सारी की सारी अदिश है। सारी की सारी कैसी है, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है। ये अदिश भौतिक राशि है लेकिन इसकी खुद की दिशा होती है, इसकी खुद की डायरेक्शन होती है। लेकिन देखो विद्युत धारा का परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब उसका मान होता है, साथ में उसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। लेकिन ये फिर भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। आपने कक्षा 11 के अंदर त्रिभुज सदिश नियम, समांतर चतुर्भुज सदिश नियम, बहुभुज सदिश नियम, ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो वो ये जो विद्युत धारा है ये उन सदिश नियमों का पालन नहीं करती। इस वजह से ये एक अदिश राशि रखी जाती है, अदिश राशि होती है। ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। सदिश नियमों का यहां पर पालन नहीं होता है। ओके, अब क्यों नहीं होता, किस तरीके से नहीं होता, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास में यहां से आ रही है 5 एम्पियर की धारा। ठीक है, अब 5 एम्पियर की धारा इधर से आ रही, ये मैंने एक तार और ले लिया, ये इधर से इस तरीके से 5 एम्पियर की इधर आ रही है। तो सदिशों में तो क्या होता है कि यदि 5 एम्पियर दो समान राशियां जिनका परिमाण समान हो, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देती है। बट यहां पर निरस्त नहीं होता। 5 एम्पियर यहां से बहेगी 10 एम्पियर, यहां से कितनी धारा का प्रवाह होगा, 10 एम्पियर का प्रवाह होगा। और देखिए इनके बीच का एंगल भी यहां पर कोई मायने नहीं रखता कि जैसे मान लीजिए कि यहां से ये 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर, दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो, 60 डिग्री हो, तो भी इधर से 10 एम्पियर ही जानी है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री था तो भी उधर से ऊपर से 10 एम्पियर गई। तो यहां पर सदिश नियमों का पालन नहीं होता, इस वजह से ये एक अदिश राशि होती है। हालांकि इसकी दिशा होती है। अब दिशा होती है तो दिशा इसकी होगी किधर, यदि ये अदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन है, तो देखिए यदि हम किसी चालक को क्या कर दें, एक वोल्टता स्रोत से जोड़ दें। ये हमने क्या कर दिया, इस चालक को एक वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया। ये हमने यहां पर वोल्टता स्रोत दिखाया है। देखिए आपने वोल्टता स्रोत जोड़ा, वोल्टता स्रोत का मतलब है आप इस चालक के ऊपर एक विभव उत्पन्न कर रहे हैं, विभवांतर क्रिएट कर रहे हैं। दोनों सिरों के ऊपर विभव में अंतर आ जाएगा। इसके ऊपर धनात्मक विभव है, इसके ऊपर ऋणात्मक विभव है। इसका मतलब है इसके ऊपर उच्च विभव है, इसके ऊपर निम्न विभव है। अब ऐसा होने पर इसमें मौजूद जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और जिधर धनावेश गति करता है उधर ही धारा का प्रवाह होता है।
और या हम ये भी कह सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होती है, तो जो धारा की डायरेक्शन होती है वो है धनावेश के प्रवाह की दिशा में, धनावेश के प्रवाह की दिशा में, धनावेश के प्रवाह की दिशा में, या आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहां पर इस चालक के ऊपर जिधर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत क्षेत्र देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। तो धारा की जो डायरेक्शन है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा में या विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, या और क्या कह सकते हैं, ऋणावेश के प्रवाह की दिशा में। ऋणावेश हमेशा धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। देखो ऋणावेश इधर क्यों प्रवाहित होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से ये प्रतिकर्षित होगा और इस नेगेटिव चार्ज से प्रतिकर्षित होगा और पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर गति करेगा। ऋणावेश इधर गति कर रहा है, धनावेश इधर गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर गति कर रहा है, धारा की डायरेक्शन इधर होगी। तो ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा की डायरेक्शन होती है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। परिमाण होता है, दिशा भी होती है। दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में या विद्युत क्षेत्र की दिशा में या ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि एक मूल भौतिक राशि है, तो इसका जो मात्रक होता है वो मूल मात्रक होता है। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक होगा तो क्या होगा, मात्रक। तो एक मूल भौतिक राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये जो मात्रक हमने लिखा है ये एसआई में लिखा है, एसआई पद्धति के अंदर इसको हमने पुट किया है। अब मैं बात करूं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस में तो इसका मात्रक होता है एब एम्पियर। एब एम्पियर, एब एम्पियर को हम लिखते हैं एब बी ए एम पी, एब बी ए एम पी, या इसको हम बायोट भी कहते हैं। इसका और दूसरा नाम क्या है, बायोट। इसको हम बी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, एम्पियर और एब एम्पियर के बीच में। तो देखिए एक जो एम्पियर होता है वो 1/10 एब एम्पियर के बराबर होता है या 1/10 बायोट के बराबर होता है। ये दोनों के मध्य आपस में संबंध होता है। ठीक है। बात करें यहां पर इसकी विमा की, तो इसकी विमा A1 हो जाएगी। इसकी विमा क्या हो जाएगी, A1। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। यहां पर अब हम लेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी J। चलिए एक बार इनको हटा देते हैं, फिर हम लेंगे धारा घनत्व। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में। देखिए धारा घनत्व क्या है कि किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, चालक हमें दिया हुआ है और उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहा जाता है। इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन तो क्या है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। ओके। अब देखिए यहां पर समझेंगे इसको हम। हमारे पास में जैसे ये कोई चालक है, ये हमारे पास में क्या है, कोई चालक है। ये हमने इसको इसकी लंबाई के लंबवत इस तरीके से काट दिया है
और इसमें धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा इधर बह रही है। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, ये आप जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके ठीक लंबवत होती है, तो ये ए इधर होगा। ठीक है, तब जो धारा घनत्व होगा, देखो यहां पर डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि धनावेश के प्रवाह की दिशा में धारा की डायरेक्शन होगी और क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होगा। तो ऐसे यदि आपके पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो ऐसे इसमें क्षेत्रफल सदिश होने वाला है। क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता, परपेंडिकुलर होता, बाहर की ओर होता है। तो यहां पर जो धारा घनत्व है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, धारा घनत्व J बराबर I बट्टे में A। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। ये रिलेशन तो तब है जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबाई के लंबवत हो या क्षेत्रफल सदिश विद्युत धारा की दिशा में हो। यदि ये किसी एंगल पर होता, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में जो वायर है वो इस तरीके से है और ये ऐसे है, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से है, तो इसमें धारा की डायरेक्शन तो ये है और क्षेत्रफल सदिश ये है। दोनों के बीच का एंगल हम यहां पर ए कंसीडर कर लें। धनावेश इधर गति कर रहा है, मतलब ये धारा की डायरेक्शन है। इस स्थिति में देखिए ये जो क्षेत्रफल सदिश है, इसका धारा की दिशा में जो घटक है वो हो जाएगा ए कोस थीटा। घटक क्या हो गया, ए कोस थीटा हो गया। तो इस स्थिति में धारा घनत्व क्या होगा, देखो ध्यान देना, धारा बट्टे में धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश। तो इस स्थिति में धारा घनत्व ये होना है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा। अब भी मैं जो चालक है इसको इस तरीके से लेकर चल रहा हूं। ये हमारे पास में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ओके, इधर धारा बह रही है, इसमें हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। छोटा सा जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल सदिश है dA। इस डायरेक्शन में छोटे से क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा है वो है DI। इस डायरेक्शन में दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। और ये जो धनावेश है वो धारा की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास में डायग्राम आ गया। इस स्थिति में जो धारा घनत्व है वो क्या होगा, J बराबर, धारा तो है DI और क्षेत्रफल हमारे पास में हो जाएगा धारा की दिशा में DA cos थीटा, DA cos थीटा। तो देखिए इस स्थिति में जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल कर आया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, DI बराबर J DA cos थीटा, DI बराबर J DA cos थीटा। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DI बराबर J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। देखो ये तो है अल्पांश क्षेत्रफल से बहने वाली धारा जो कि क्षेत्रफल सदिश और धारा घनत्व है जो भी एक सदिश राशि है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। यदि टोटल हम धारा यदि फाइंड आउट करना चाहें तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये हमारे पास में विद्युत धारा आ गई है। क्या आया है, विद्युत धारा, धारा घनत्व के टर्म्स में। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर हमने बताया है कि जो धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि है, और यदि सदिश राशि है तो J कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ये लीजिए मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा दिया। यदि सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, धारा घनत्व की डायरेक्शन धारा की दिशा में होती है। सदिश राशि है तो इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है वो किधर होगी, I की दिशा में, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर। या आप कह सकते हैं
एक ही दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और धारा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना। तो जो क्षेत्रफल सदिश है और धारा घनत्व है, दोनों एक सदिश राशियां होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो अदिश राशि आती है। हालांकि धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा की दिशा में धारा घनत्व होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही धारा घनत्व होता है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पर इसके मात्रक की, विमा की, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो जे का मात्रक, जे का मात्रक, तो देखिए फॉर्मूले से देख लीजिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ओके, फिर मैं बात करता हूं यहां पर जे की विमा। तो जे की विमा क्या हो जाएगी, m0 l की घात -2 t0 a1, ये इसकी विमा आ जाएगी। तो विद्यार्थी ये था धारा घनत्व। हालांकि हम आगे चल के धारा घनत्व को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में भी लिखेंगे, और भी अदर रूप जो होंगे उनके टर्म्स में हम इसको पुट करने वाले हैं। मतलब अपवन वेग को हम धारा घनत्व के टर्म्स में देखने वाले हैं, अदर जो रूप होंगे वो हम आगे चलकर इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा और थोड़ी सी और बेसिक जानकारी हम यहां पर लेंगे कि चालकता के आधार पर हम यहां पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए आप जानते होंगे चालकता के आधार पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। वैसे फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमने ली थी, यहां पर भी हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, चालकता के आधार पर पदार्थों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे, 3। पहला जो प्रकार है इसको हम चालक कहते हैं, कंडक्टर कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है कुचालक, इसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है अर्धचालक, अर्धचालक। अब मैं बात करूं इनकी चालकता, कि इन पदार्थों में से आवेश कितनी आसानी से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, वही है चालकता, कि किसी पदार्थ में से आवेश कितनी आसानी से प्रवाहित होते हैं। तो देखिए चालकों में से बहुत आसानी से प्रवाहित होंगे, अत्यधिक होता है चालकता इनकी, क्या होती है, अत्यधिक। और ये कुचालक पदार्थों में से आवेशों का प्रवाह नहीं होता, तो इनकी चालकता न्यून होती है। और इनकी चालकता चालकों से तो क्या होती है, कम, लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई कि वे पदार्थ जिनकी चालकता अत्यधिक हो, चालक जिनकी चालकता बहुत कम हो, न्यून हो, न के बराबर हो, 0 हो, तो वो होता है कुचालक। और जिनकी चालकता मध्यम हो, दोनों के बीच की, चालकों से कम और कुचालकों से अधिक, तो उनको हम अर्धचालक कह रहे हैं। दूसरे तरीके से हम इनको कैसे कर सकते हैं, आवेश का प्रवाह। भाई आवेश का प्रवाह क्या होगा, आवेश का प्रवाह, तो आवेश का प्रवाह इनमें होता आसानी से, चालकों में क्या होता है, आसानी से, और नहीं होता कुचालकों के अंदर आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता। और अर्धचालकों के अंदर उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर होता है, बहुत कम ताप पर इनमें से भी आवेश का प्रवाह नहीं होता। न्यून ताप के ऊपर अर्धचालक है वो भी कुचालक की भांति ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, हम इनका जो वर्गीकरण है पदार्थों का, चालक, कुचालक, अर्धचालक 3 रूप में करते हैं। जो 14वां चैप्टर है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, उसमें भी ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करेंगे। तो यहां पर मैं उनके बारे में नहीं बताने वाला। अब यहां पर भाई आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है तो उनको हम चालक कहते हैं। इनमें ऐसा क्या होता है कि आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो देखिए मैं किसी परमाणु की संरचना आपके सामने रखता हूं
कि ये मैंने दिखाया है एक परमाणु और इसके अंदर ये मैंने दिखाया है इसका नाभिक, और हम ये जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस पर यदि मैं आवेश की बात करूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई बाह्यतम कक्षा है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। देखिए यहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधा होता है, और जो बाह्यतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इनको हम कक्षाएं कह रहे हैं। इन जो कक्षा है या जिनको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, इनको कोस भी कहा जाता है। इनका नाम होता है KLMNOP। ऐसे आपने सुना होगा, के कोस है, एल है, एम है, एन है, तो ये के अलग अलग कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जो बाह्यतम कक्षा या जो बाह्यतम कोष है उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, दुर्बल बल होता है। कमजोर बल के द्वारा यहां से ये बंधा होगा। तो ये कमजोर बल से बंधे होने के कारण से इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम क्या कर दें, थोड़ी सी ऊर्जा दे दें। आपके पास में पदार्थ है और उस पदार्थ को यदि आपने ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा दे दी, तो विद्युत ऊर्जा दे दी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पदार्थ का परमाणु छोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि पृष्ठ से बाहर नहीं निकलता, लेकिन इसको छोड़कर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आ गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जो इस परमाणु को छोड़कर बाहर आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मौजूद था, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर इससे बाहर आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो देखिए इनमें क्या होता है, जो चालक होते हैं उनमें आवेशों का प्रवाह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही होता है। मैं यहां पर बात करूं आवेशवाहक, आवेशवाहक, ठीक है। तो यहां पर जो आवेशवाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो इनमें कोई आवेशवाहक नहीं होता। जो कुचालक है उनके अंदर कोई भी आवेशवाहक नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो धारा का प्रवाह ही नहीं होता, वहां पर आवेश का प्रवाह ही नहीं होता, तो कोई आवेशवाहक नहीं होता। और बात करें हम अर्धचालक की, तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, साथ में होल भी होंगे। देखिए आवेशवाहक का मतलब क्या है? आवेशवाहक का मतलब क्या है कि वे कण जो चालक के अंदर प्रवाहित होकर धारा का निर्माण करते हैं। ये क्या है, एक्चुअल में ऐसे कण होंगे जो धारा का निर्माण करें, धारा का निर्माण करते हैं, तो उन कणों को ये हम क्या कह रहे हैं, आवेशवाहक कह रहे हैं। और चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखो और भी होंगे, और क्या क्या हो सकते हैं वो क्लियर कर लीजिए। मैंने यहां तक तो क्लियर कर दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी क्लियर कर दिया है यहां पर। और बाकी की जो इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इस नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, और ऊर्जा देने पर भी वो अलग नहीं होते, ठीक है। उनको हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुचालकों के अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से ही परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूं कि आवेशवाहक की ही बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं अलग अलग पदार्थ यहां पर लेकर चल रहा हूं, जैसे मैं धातु लेकर चलूं। क्या लेकर चलूं? धातुओं के अंदर तो जो आवेशवाहक हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बात करूं विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, इनमें आयनों का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? और वो धनात्मक आयन भी हो सकते हैं और ऋणात्मक आयन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जो आयन है उनका प्रवाह होता है। और आयन आप जानते हैं
कि यदि किसी परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, 1-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे या इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रोपित कर दें तो वो आयन बन जाता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो ये सोडियम का आयन बन जाता है। क्लोरीन के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जब रोपित होता है तो ये क्लोरीन का आयन बन जाता है। तो ये तो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरा का पूरा परमाणु है, केवल इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पूरा परमाणु और बाकी का तो वही तो आयन है। पूरा परमाणु ही होता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है बस। ये भी पूरा का पूरा परमाणु है, केवल एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ये क्लोरीन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, ये सोडियम आयन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है। और देखो कैसे फ्लो होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा पड़ा है? विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है। ये हमने यहां पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहां पर लगा रखा है। तो इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और नेगेटिव जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। पॉजिटिव वाले को तो क्या कहा जाता है? एनोड। और नेगेटिव वाले को कहा जाता है कैथोड। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो एनोड की ओर गति करेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की ओर गति करेंगे। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड का विलयन हो सकता है, NaCl का विलयन हो सकता है। तो ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसमें आयन गति करते हैं। धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा होल गति करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अर्धचालक है वो एक इस तरीके के विशेष प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं कि यहाँ पर जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं और उस बंध के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। देखो मेरी बात को सुनना। चलिए मैं यहां पर ये एक परमाणु ले रहा हूं मैं अर्धचालक का, ये एक दूसरा परमाणु ले रहा हूं अर्धचालक का, ठीक है। ये जैसे सिलिकॉन ले लिया मैंने, ये यहां पर मैंने सिलिकॉन के ये इस तरीके से बंधों से एक दूसरे से बंधे होते हैं और ये इसमें चार, मैं यहां पर केवल इन दो परमाणुओं पर आप फोकस करें, इस पर और इस पर। ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये ऐसे बंध बनाकर रखते हैं, अपने आसपास के जो परमाणु है उनसे बंध बनाकर रखते हैं। लेकिन जब इनको ऊर्जा मिलती है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से निकलकर बाहर आ जाता है। यहां से निकलकर बाहर आ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक खाली जगह हो जाएगी। उस बंध में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति। इलेक्ट्रॉन रिक्ति, कोटर, होल, यही मैंने लिखा है होल। होल का मतलब क्या है? परमाणुओं के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना होता है और उस बंध को जब ऊर्जा मिलती है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल कहते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो अलग अलग प्रकार के जैसे मैं बात करूं अलग अलग स्थितियों के अंदर, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, लेकिन मूलतः जो आवेशवाहक हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और विद्युत अपघट्य पदार्थ में धनायन और ऋणायन होते हैं। और जैसे परमाणुीय नलिका है, विसर्जन नलिका है, गैसीय कोई पात्र है तो उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन दोनों ही प्रवाहित हो सकते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम बात करेंगे अब कि यदि हम किसी, अब देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा उसका हमने ये देखा कि भाई जो धात्विक चालक हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? धात्विक चालक। धात्विक चालकों के अंदर बहने वाली धारा और जब उन पर विभवांतर लगाते हैं तो उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धात्विक चालकों के अंदर तो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई धारा कितनी प्रकार की होती है। चलिए यहां पर ही देख लीजिए,
कि जो धारा है वो कितनी प्रकार की होती है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे घरों में आने वाली जो धारा होती है वो है प्रत्यावर्ती धारा, और उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। 7th चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा उसमें, और इस चैप्टर में हम केवल दिष्ट धारा का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं? दिष्ट धारा का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तो हम यहाँ पर धाराओं का प्रकार देख लेते हैं। जो धारा है वो कितनी प्रकार की होती है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा ये दो प्रकार होते हैं। विद्युत धारा के प्रकार मूलतः ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, पहला जो प्रकार है वो है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट इसको कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम डीसी, शॉर्ट में और क्या कहा जाएगा? इसको डीसी कहा जाएगा। ओके। सेकंड जो पार्ट है वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसी। तो हमारे घरों में ये आती है। हमारे घरों में जो खंभों के जरिए आती है वो कौन सी आती है? एसी। और इसका हम 7th चैप्टर में अध्ययन करेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? 7वें चैप्टर में। ठीक है। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा नियत रहे। जिसकी दिशा क्या रहे? नियत। दिशा क्या होनी चाहिए? नियत रहती है। तो उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? दिष्ट धारा कहा जाता है। ओके। तो ये जो दिष्ट धारा है डीसी, डीसी है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक समान दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा। तो पहले तो दिष्ट धारा की डेफिनेशन समझ लेना कि ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ में नियत रहे, कांस्टेंट बनी रहे, तो उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। ये एक समान दिष्ट धारा या परिवर्ती दिष्ट धारा। तो एक समान जो दिष्ट धारा है उसमें देखो धारा का जो मान है वो समय के साथ में चेंज नहीं होता। ये तो है एक समान दिष्ट धारा। धारा की जो वैल्यू है वो समय के साथ में कांस्टेंट रहती है। जितनी है धारा उतनी ही बनी रहती है। इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है परिवर्ती धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा। और ये जो परिवर्ती दिष्ट धारा है, हालांकि इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, लेकिन इसका मान बदलता है। पॉजिटिव ही है। इसका मान 0 से अधिकतम हुआ, फिर वापस 0 हो गया, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। तो समय के साथ में जिस धारा का मान चेंज होता है तो उस धारा को हम परिवर्ती दिष्ट धारा कहेंगे। ओके। तो ये तो थी दिष्ट धारा, और इनमें से इस चैप्टर के अंदर हम एक समान दिष्ट धारा का अध्ययन करने वाले हैं। ओके। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में भी। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ में आवर्ती रूप से बदले। इसका मान क्या होना चाहिए? एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात आवर्ती रूप से बदले। इसकी दिशा भी बदलती है, मान भी बदलता है। दिशा भी बदलेगी, मान भी बदलेगा। तो कैसे, किस प्रकार से, क्या क्या होती है? इसमें एक इसका जो प्रकार है वो है ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, और मोस्टली यही चलती है। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारे घरों में आने वाली ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। तो देखिए ये किस प्रकार की होती है वो देख लीजिए, डायग्राम के जरिए समझेंगे। इसका मान समय के साथ में
ज्यावक्रीय रूप से चेंज होता है। ये धारा है, ये है समय, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मान पहले तो दिशा लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती है और देखो एक निश्चित समय, ये इतने समय के बाद वापस वही मान रिपीट होगा, फिर वापस वही मान रिपीट होगा, ऐसे ही चलती जाएगी। ओके, इसी प्रकार से ये जो धाराएं होती है वो त्रिभुजाकार, आयताकार, ऐसे अलग अलग है। त्रिभुजाकार में जो धारा होगी वो इस तरीके से बहेगी, ऐसे आवर्त पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आयताकार में जो वैल्यू है वो इस तरीके से चेंज होगी, ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगा। ओके, तो ये तो थी धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहां पर अब हम बात करने वाले हैं कि किसी धात्विक चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो वो कैसे बिहेव करते हैं और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उनका बिहेव क्या होता है। तो विभवांतर लगाने पर या विभवांतर की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की गति और विभवांतर की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की गति, ये दोनों चीजें अब यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, विभवांतर की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति यहां पर हम देखने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने कोई बैटरी से चालक को नहीं जोड़ रखा है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा। इस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से प्रवाहित होंगे, किस तरीके से गति करेंगे, ये हम देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारे पास में एक चालक है, ये हमारे पास में क्या है, एक चालक, और यहां पर से कोई इलेक्ट्रॉन चला तो वो इधर गति करता है, दूसरे परमाणु से टकराता है, वो इधर आ गया, फिर यहां से टक्कर की इधर आ गया, फिर इधर आ गया। ये टक्कर करता हुआ मैंने पथ दिखाया है, इनके पथ दिखाए हैं और ये इस तरीके से गति करता रहता है। ओके, ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी गति करता रहता है, जिग मोशन करता रहता है, ब्राउनी गति करता रहता है, ये अनियमित गति करता रहता है। तो किसी मैटर में चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके की गति करता है। यहां पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी, कोई विभवांतर यहां पर हमने नहीं लगा रखा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस तरीके की गति करते हैं। तो इस गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति। जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो कैसी होती है, ब्राउनी गति, और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं जिगजैग मोशन कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। और देखिए इस मैटर में उपस्थित, जैसे हम कैपिटल N इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें तो इनका जो औसत वेग होता है, इनका औसत वेग, तो देखिए औसत वेग को मैं U से लिख दूं। पहले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है U1 से हम इसको पुट कर दें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग को U2 वेक्टर से, इसी प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन के वेग को UN वेक्टर से, और औसत निकालें तो कुल की भाग लगा दें तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये कब है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विभवांतर की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में। ओके, जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब देखो यहां पर एक चीज समझनी है अपन को कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति क्यों कर रहा है। भाई अंदर पड़ा है, वो नाभिक से बंधा हुआ था, फिर ये उससे अलग हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन बनने के बाद में ये गति कर रहा है। ये गति क्यों कर रहा है, तो देखो इसको गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है ताप। कौन जिम्मेदार है, ताप जिम्मेदार है। और ताप क्या करता है, इसको गति प्रदान करता है। तो इस स्थिति में ताप के कारण से जो इसका वेग प्राप्त होता है, ताप के कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। ओके, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है।
तो देखिए वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। और यहां पर कि ताप के कारण से इन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होगी, 1/2, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं mVrms का स्क्वायर, और ये बराबर होगी 3/2 kT। ये मैंने लिखा है मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण नियम से। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 3 संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, तो 3/2 kT के इक्वल उसकी एनर्जी होगी। के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक है, टी यहाँ पर ताप है, Vrms वर्ग माध्य मूल वेग है, और m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Vrms बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, Vrms का स्क्वायर बराबर 3 kT/m, और Vrms बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आया है, अंडर में 3 kT/m, ये आएगा Vrms बराबर √3 kT/m। तो जो ताप ये चाल के कारण से इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको हम वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, और वो ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वर्ग माध्य मूल चाल उनकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। उनकी गति किस तरीके से होती है वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दी है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं मुक्त पथ। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनको हम यहां पर देख लेते हैं। मुक्त पथ, मुक्त पथ क्या होता है, लगातार 2 टक्कर के मध्य, ये यहां से एक टक्कर हुई, देखेंगे आप ये वाली टक्कर हुई, फिर ये वाली टक्कर हुई, तो लगातार 2 टक्कर के मध्य जो इलेक्ट्रॉन जितना पथ तय करता है इस पथ को हम कहते हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ कहा जाता है। तो ये एक टक्कर हो गई, ये टक्कर हो गई, तो ये जो पाथ है वो मुक्त पथ है। फिर यहां से टक्कर हुई, यहां टक्कर हुई, तो इन लगातार 2 टक्कर के बीच में जो पथ है उसी को हम मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। फिर आता है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ है मुक्त पथों का औसत, मुक्त पथों का औसत। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में मुक्त पथ λ1 λ2 λ3 ... λn है, तो मुक्त पथों का औसत लैम्बडा ये होगा। और तो मुक्त पथों का औसत ही क्या है, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। और ये जो माध्य मुक्त पथ है ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और धातुओं के लिए ये माध्य मुक्त पथ है वो सामान्यतः 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। बात यहां पर करें विश्रांति काल, विश्रांति काल, इसको कई जगह पर श्रांति काल भी कहा गया है। विश्रांति काल कह दो, श्रांति काल कह दो, अंग्रेजी में इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या, लगातार 2 टक्कर के मध्य जो इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, जैसे ये टक्कर हुई फिर यहां पर टक्कर हुई, तो यहां से यहां तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को हम विश्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, और टॉस से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, और सामान्यतः इसका जो मान होता है वो 10⁻⁻14 सेकंड के इक्वल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि ये जो टक्कर होती है बहुत जल्दी जल्दी होती है। ओके, तो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की है, मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल, और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होता है, √3 kT/m के इक्वल होता है। ताप की वजह से ही उनकी चाल होती है। अब हम इस चालक के ऊपर लगा देंगे विभवांतर विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र लगाने पर कैसे गति करेंगे इलेक्ट्रॉन। विभवांतर की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से गति करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए अब भी इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति ही करेंगे, मतलब अब भी इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो जिगजैग मोशन ही होने वाली है। ये यहां पर हमने चालक ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, विभवांतर लगा दिया है। विभवांतर लगाने का मतलब है आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ओके,
ये हमारे पास में V वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। इस चालक की जो लंबाई है वो L है। ठीक है, इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अब कैसे गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दिखाने में तो हम ऐसे दिखाएंगे कि भाई इधर से वो इधर गति करते हैं, हालांकि वो सीधी गति नहीं करेंगे। अब भी जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन चला, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर टक्कर करता हुआ जा रहा है, एक दूसरे की टक्कर ऐसे हो रही है, लेकिन परिणामी जो वेग है ना वो टक्कर करता हुआ इधर उधर गति करता हुआ पॉजिटिव सिरे की ओर आएगा। टक्कर करता हुआ एक निश्चित दिशा में गति करेगा। ठीक है, तो यह है विभवांतर की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की गति। अब भी जिग-जैग मोशन ही है, लेकिन वो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। ओके, इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसको हम कहते हैं अपवन वेग। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपवन वेग। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम है अफवाह वेग। अफवाह वेग भी कह देते हैं। एक नाम और भी है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, और वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से। देखो वीडी या अपवन वेग क्या है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको हम अपवन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और उस वेग को हम अपवन वेग कहते हैं। और जो अपवन वेग है इसका जो मान होता है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत कम होता है। अब बहुत कम क्यों होता है? जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर बल काम करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लग गया तो प्रत्येक जो ऋणावेश है इसके ऊपर बल काम करेगा। अब कितना बल काम करेगा? Q इंटू ई के रूप में, तो F बराबर माइनस में E इंटू ई के रूप में काम करेगा। एक बल को हम ऐसे लिख सकते हैं M में, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम बराबर पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? तो M में बराबर लिख सकते हैं माइनस में E इंटू ई, ए बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में E इंटू कैपिटल E बट्टे में M, ये लिखा जा सकता है। ए बराबर माइनस में E इंटू कैपिटल E बट्टे में M, इस तरीके से इसको हम पुट कर देंगे। ओके, ऐसे यदि हम पुट करें इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण ये होता है। त्वरण लग रहा है, इसका मतलब बल तो लग रहा है, और बल लग रहा है तो वो एक निश्चित दिशा में गति करता है, बट ये निश्चित दिशा में गति नहीं कर सकता। हालांकि फाइनली निश्चित दिशा में होती है, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। फाइनली तो वो इधर से इधर की ओर ही गति करेगा, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग ब्राउनी मोशन ही अब भी करेगा ये, क्योंकि टक्कर होती रहती है। और जैसे इसका वेग बढ़ेगा लेकिन टक्कर के बाद में फिर से कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा क्योंकि बल तो लग रहा है। बल लगने पर वेग बढ़ेगा, लेकिन टक्कर लगते ही उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो औसत जो इसका वेग है विभवांतर लगाने के बाद में वो वीडी के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? वीडी के बराबर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और क्लियर करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो दो टक्कर के मध्य एक सीधी रेखा में न होकर परवलयाकार होता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर जा रहा होता है और फिर इधर ऐसे आकर टक्कर करता है। ये ऐसे कैसे? क्योंकि इस पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर बल लगता है। क्या लगता है? बल। किस वजह से? इस वजह से विद्युत क्षेत्र के कारण से इसके ऊपर बल लगेगा, और बल लगेगा तो ये ऐसे पथ पर गति करेगा। ये जो पथ है इसको हम कहते हैं परवलयाकार। तो दो टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, समझ आना जानी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं अपवन वेग और विभिन्न राशियों के मध्य जो संबंध होते हैं उनको आपके सामने रख देता हूं। देखिए जो एक्सेलरेशन है वो तो हमारे सामने आ ही गया है। इस डायग्राम को रहने देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हम देखेंगे वीडी व ई के मध्य। वीडी है अपवन वेग और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
देखो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस at, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है वो तो है vd, प्रारंभिक जो वेग है वो 0, एक्सेलरेशन है वो a, और समय है वो है τ। तो यहां से आप देखें एक का मान ये रहा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल E इंटू कैपिटल E बट्टे में m इंटू τ। तो ये आ गया हमारे पास में रिलेशन क्या आया, देखो मैं यहां लिख रहा हूं Vd बराबर माइनस में E τ बट्टे में m इंटू में E। ये रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और अपवन वेग में। एक और रिलेशन आप देखो, E बराबर होता है V बट्टे में L। यदि इस चालक की लंबाई L हमने ली है, इसके सिरों पर जो विभवांतर V है, इसके सिरों पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा वो V बट्टे में L होगा, V बट्टे में L। तो यहां से V बट्टे में L जब हम पुट कर देंगे तो विभवांतर और अपवन वेग के मध्य संबंध आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया, विभवांतर तथा अपवन वेग के मध्य संबंध। ओके, एक रिलेशन आप और देखें, Vd और I के बीच में, Vd और I के बीच में क्या संबंध होता, तो देखिए यहां से I बराबर होता है आवेश बट्टे में समय, आवेश बट्टे में समय। आवेश को हम देखो Q बराबर NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E बट्टे में T, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम क्या जानते हैं, N से लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट्टे में आयतन, और आयतन यहां पर आप देखेंगे A इंटू L। यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो यदि A है, लंबाई L है, तो आयतन आ जाएगा A इंटू L। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, NaL, ये आ जाएगा। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। चलिए देखेंगे आप, I बराबर NaL E बट्टे में T, और L बट्टे में T है, इसको हम पुट कर देंगे Vd। क्या पुट कर देंगे, Vd। तो ये हमारे पास में धारा और अपवन वेग के मध्य संबंध आ गया, I अपॉन में ANE। आपको ये ध्यान रखना है। देखो इनमें जो सिंबल प्रयोग में आए हैं वो देख लीजिए एक बार। Vd अपवन वेग है, और अपवन वेग के फॉर्मूले में यहां पर एक नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं। ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, E यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट। ओके, तो ये वाले सिंबल इसमें यूज में आए हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, मैं यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं। हमारे पास में है एक टर्म है गतिशीलता, पद का नाम क्या है, गतिशीलता। गतिशीलता होती क्या है कि इकाई विद्युत क्षेत्र में, जो विद्युत क्षेत्र कितना लगा रखा हो, इकाई विद्युत क्षेत्र लगा रखा हो, तो इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग होता है उसी को हम गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मोबिलिटी। ओके, ये है क्या कि जो अपवन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, वो वाला रिलेशन। यहां से भी देख लीजिए, Vd है वो E के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उस पदार्थ के अंदर अपवन वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आ जाता है म्यू, और इस म्यू को ही हम गतिशीलता कहते हैं। इस म्यू को ही क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। ओके, तो यदि हम यहां से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर दें, 1 कर दें,
तो कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसी को हम अपवन वेग होता है उसी को हम गतिशीलता कहते हैं। ओके, आप यहां से इसका मात्रक विमा भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, Vd अपवन वेग, जिसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ओके, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन प्रति कूलाम, या क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ओके, ये इसका मात्रक हो गया। मात्रकों के जैसे ही हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां तक जो मैंने चीजें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक दो तथ्य और लेता हूं, फिर उसके पश्चात हम इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो टॉपिक है वो हमें बेटर तरीके से समझ में भी आएंगे। देखो हमारे पास में एक चालक है, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला चालक है। ऐसे इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो चेंज हो रहा है। ऐसे ये मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा ही दिखा दिया है। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है A1, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A3। ऐसे है। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, यहां से बहने वाली धारा, यहां से बहने वाली धारा और यहां से बहने वाली धारा, एक चीज तो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य यहां से बाहर निकलता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल रहा है लेकिन धारा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। धारा का जो मान है वो एक समान रहेगा। धारा का मान क्या रहेगा, एक समान। धारा का मान कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से I बराबर आप क्या जानते हैं, ANEVD बराबर रहता है कांस्टेंट। बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, इस बिंदु के ऊपर जो अपवन वेग है वो है Vd1, यहां पर है इस वायर में से Vd2 और इसमें है Vd3। तो NE तो कांस्टेंट ही है, A इंटू VD ये है कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि जो अपवन वेग है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवन वेग है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से आप देखेंगे जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उसमें अपवन वेग सबसे कम। ओके, तो ये रिलेशन आ गया, Vd1 सबसे ज्यादा, Vd2 क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सबसे कम तो अपवन वेग इसमें सबसे ज्यादा। ये मैंने पुट कर दिया है। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि A1 Vd1 बराबर होता है A2 Vd2 A3 Vd3। आ गई बात समझ में। यहां पर मैंने आपको एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो Vd है वो E के समानुपाती होती है, गतिशीलता वाला रिलेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसमें E2, इसमें E3। तो E1 सबसे ज्यादा, E2 उससे कम और E3 सबसे कम होगा। तो यहां पर हमने बहुत सारे रिलेशन भी देख लिए हैं। और J बराबर हम आगे पढ़ेंगे सिग्मा E, तो वहां से J का मान मतलब धारा घनत्व इसमें सबसे ज्यादा और इसमें सबसे कम। तो मुझे उम्मीद है यहां तक ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन सब पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए कि एक हीटर के तार में से 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी,
यदि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्ञात करने हैं, जबकि धारा हमें दे रखी है। धारा बराबर हम क्या जानते हैं, आवेश बट्टे में समय, और आवेश बराबर हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। यहां से n बराबर हम क्या लिख देंगे, आई टी बट्टे में ई। आई का मान हमें कितना दे रखा है, 8। 1 मिनट मतलब 60 बट्टे में 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहां से ये कट गया 5 बार में, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 30। 300 गुणा 10 की घात 19, तो ये हमारे पास में आ गया 3 गुणा 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन आ गए। इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 1 मिनट में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए कि एक तार में से धारा I बराबर 2 + 3t एम्पियर के अनुसार समय पर निर्भर करती है, और तार के किसी अनुप्रस्थ काट से 10 सेकंड में पार होने वाले आवेश की गणना कीजिए। हमें धारा की वैल्यू दे रखी है, समय भी दे रखा है, 0 से 10 सेकंड तक कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखो हम क्या जानते हैं, I बराबर dq अपॉन में dt जानते हैं, और यहां से dq बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू dt। कुल आवेश के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dq का इंटीग्रेशन कर देंगे तो q आ जाएगा 0 से लेकर 10 तक। I की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, 2 + 3t है, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा हमारे पास में, 2t + 3t² 2, और लिमिट है 0 से 10 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 गुणा 10 प्लस 3/2, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो यहाँ से 20 और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 170 गुलाम आ जाएगा, 170 गुलाम। ओके, देख लीजिए कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तार में धारा 10 सेकंड में 4 एम्पियर से 0 तक घटती है, तो इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। देखिए आवेश बराबर प्रवाहित आवेश, यहां पर धारा का मान चेंज हो रहा है, अन्यथा आवेश बराबर हम क्या जानते हैं, Q बराबर हम जानते हैं I इंटू टी। तो लेकिन यहां पर धारा की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, 10 से 0 तक हो रही है, 10 सेकंड में 4 से 0 तक हो रही है। तो औसत धारा यहां पर हम लेंगे, औसत धारा इंटू समय, औसत धारा इंटू समय। तो औसत धारा तो पहले 4 फिर 0 और औसत निकालेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे। 10 सेकंड में गिर रही है, 40 बट्टे में 2 तो क्या आ गया, 20 गुलाम आ गया। कितना आ गया, 20 गुलाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि किसी बिंदु पर धारा घनत्व J वेक्टर इक्वल टू, J की वैल्यू हमें दे रखी है, साथ में S की वैल्यू भी हमें दे रखी है। हमें आवेश प्रवाह की दर ज्ञात करनी है। आवेश प्रवाह की दर का मतलब हो गया धारा ज्ञात करनी है। ओके, तो I बराबर क्या होता है, J वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। तो यहां से J की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 2 गुणा 10 की घात 4 JK, और डॉट S वेक्टर की वैल्यू है 2IK + 3 JK, और यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10 की घात -4 स्टैंडर्ड मात्रक में कन्वर्ट कर देता हूं। डॉट प्रोडक्ट है तो J का J के साथ में होगा, I के साथ में तो 0 हो जाएगा। तो 2 को इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 6 गुणा 10 की घात 4 - 4, तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा। I का मान कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि 10 की घात 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व है। ये हमें घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, घनत्व 10 की घात 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान हमें दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान यहां पर और आएगा
तो वो हमें दे रखा है 100। प्रति परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले एक धात्विक तार में प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में आयतन, अपॉन में आयतन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने परमाणु होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रति परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। तो जितने परमाणु उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब देखो परमाणु की संख्या n बट्टे में जो द्रव्यमान है m बट्टे में na बट्टे में m में, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? n बराबर n a इंटू में m बट्टे में m a। ओके, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये n है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? na m बट्टे में m a और आयतन की जगह v। तो द्रव्यमान बट्टे में आयतन, इलेक्ट्रॉन घनत्व देखिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व है n बराबर इस na बट्टे में ma इंटू में द्रव्यमान बट्टे में आयतन, इसकी जगह हम घनत्व पुट कर देंगे। na यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या है और अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 और d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10⁻4 दे रखी है और ये हमें 100 दे रखा है। तो 6.023 इंटू यहाँ से 2 कम हो जाएगी, 10⁻25 आ जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब में। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने विद्युत धारा, अपवन वेग, गतिशीलता, इनसे संबंधित टॉपिक देखे, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।